सबसे पहली बात तो ये है, नॉर्मली जब भी आपको नींद ना आ रही हो, आपको गुस्सा आ रहा हो या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, तो आप डीप ब्रीथिंग करें। डीप ब्रीथिंग करने का तरीकाकार ये है, इनहेल ऑक्सीजन थ्रू योर नोज फॉर 4 सेकेंड, then hold it for a few seconds or maybe for 7 seconds, yes. Then exhale it through your mouth for 8 seconds. Yes. अगर ऐसा टाइम काउंट करने के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो इस तरह किया जा सकता है कि जितनी देर नाक के जरिए से सांस को खींच सकते हैं उसको खींचें, उसके बाद उसको होल्ड कर लें, रोक लें। रोकने के बाद आहिस्ता 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 मुंह के जरिए से उसको रिलीज करें, लंग्स को खाली कर दें। ये प्रोसीजर में कम बेश आप 10 टाइम इसको रिपीट करें। जब इसको 10 टाइम आप रिपीट करेंगे, आपको बहुत हद तक रिलैक्सेशन फील होगी। मैं एक बार आपको करके भी दिखा देता हूँ ताकि किसी को किसी किस्म की मिसकंसेप्शन न रह जाए, ठीक है, ताकि जब भी आपको कोई मसला हो तो आप उसको कर सकें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ। आंखें अपनी आप बंद कर लें, अभी आप ना करें, पहले मुझे देख लें, ठीक है। आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी है फॉर एग्जाम्पल, और नाक से आपने ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना है। अच्छा, ये तरीकाकार था, ठीक। इसमें हुआ क्या, हमने नाक के से ऑक्सीजन को अंदर लेके गए, उसको हमने रोक लिया। जब ऑक्सीजन हमारे अंदर रुक गई, हमारे वो वाले डेड सेल जिनकी वजह से हमें फ्रस्ट्रेशन हो रही है, हमें गुस्सा आ रहा है, हमें परेशानी हो रही है, वो एक्टिव हो जाएंगे। जब वो एक्टिव होंगे, हमें रिलैक्सेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जब रिलैक्सेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी तो हमारा गुस्सा कम हो जाएगा। अब दूसरा प्रोसेस क्या है कि हमने मुँह के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया। जो गंदी हवा थी हमारे अंदर, हमने जब उसको मुँह के जरिए से रिलीज़ किया तो उससे भी हमें मज़ीद रिलैक्सेशन मिलेगी। और रेपिटेटिवली आप ये करेंगे तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा अपने अंदर फील करेंगे कि रिलैक्सेशन आपको मिली है, ठीक है। एक तो ये तरीकाकार है। जब भी नींद ना आ रही हो, बेड में जाएं और ये तरीकाकार इस्तेमाल करें, आपको फ़ौरन और बड़ी जल्दी नींद। अगर आप इसको डेली रूटीन का हिस्सा बना लेंगे तो आप देखेंगे कि आप बेड पे जाएंगे, दूसरी और तीसरी डीप ब्रीथ में ही आपको नींद आ जाएगी। अच्छा, स्लीप के लिए इसको 10 टाइम करना होता है, जितनी देर आप आसानी से कर सकें। उसके बाद फॉर एग्जांपल आप 10 टाइम आसानी से कर सकते हैं, कर लें। आंखों को बंद ही रखना है, आंखें नहीं खोलनी है। उसके बाद आपने करना ये है कि फिर नॉर्मल सांस लेनी है। नाक के जरिए से ले लें, नाक के जरिए से रिलीज कर लें, या फिर नाक के जरिए से ऑक्सीजन को अंदर लेके जाए, मुँह के जरिए से रिलीज कर दें। ये आपकी अपनी चॉइस है। जब आपने ये प्रोसीजर 7 से 8 दफ़ा या 10 दफ़ा कर लिया, उसके बाद आप नॉर्मल जो है वो इस तरह प्रोसीजर को करें। इस प्रोसीजर को करने के बाद आंखें आपने बंद रखनी है और सांस के ऊपर फोकस करनी है। आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब सो गए हैं, ठीक है। एक तो ये तरीकाकार है। और जब फ्रस्ट्रेशन हो, एंग्जाइटी फील हो रही हो, गुस्सा आ रहा हो, तब भी आप ये चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं। अच्छा, स्लीपिंग हाइजीन्स। स्लीपिंग हाइजीन्स वो वाली चीज़ें हैं कि जिसके अंदर आप स्लीप के सोने से पहले जिन चीज़ों का ख्याल करते हैं। सबसे पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कभी भी खाना खा के फ़ौरन नहीं सोना है। कम बेश 3 घंटे पहले आपने खाना खाना है, 3 घंटे के बाद जाके आपने सोना है। क्योंकि जब आप खाना खा के फ़ौरन सो जाते हैं, आपके स्टमक ने उसको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं किया होता, तो आपको वाशरूम आ सकता है, इरिटेशन हो सकती है, गैस आ सकती है, जहन को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है खाने की वजह से, तो जिस वजह से आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो कभी भी खाने के हवाले से आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। 3 घंटे पहले खाना खाना है, वॉक करनी है उसके बाद, या नॉर्मली भी 3 घंटे पहले खा के फिर आपने सोना है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है, आप लाइट को ऑफ कर दें। हमारा जहन जो है ना तब रिलैक्स होता है जब लाइट ऑफ होती है। ऑन लाइट के अंदर हमारा जहन उस हद तक रिलैक्स नहीं होता जब जो हम रात के अंदर हमारी जो नींद है वो उस बंद लाइट के अंदर रिलैक्सेशन मिलती है। उसके बाद अगर हो सके तो पिन ड्रॉप साइलेंट होनी चाहिए कि बिल्कुल आप सुकून वाली जगह में सोएं, शोर शराबे वाली जगह पे ना सोएं। अगर हो सके तो रूम में एयर फ्रेशनर लगा लें, छिड़क लें, थोड़ा सा एयर फ्रेशनर लगा लें, खुशबू लगा लें, जिससे रूम का जो है ना मुअत्तर हो जाए, खुशबूदार कमरा हो जाए। इससे भी आपको नींद में जो है वो आसानी होगी। तो कपड़े जो है वो आप लूज़ पहने। अगर हो सके तो रात को
एक बार आप गुस्ल कर लें, वुज़ू कर लें, इस तरह करके आप सोया करें। इससे भी होगा क्या कि आपको जो है वो अच्छी नींद आएगी। तो ये कुछ ऐसे स्लीपिंग हाइजीन है जिनका अगर आप ख्याल करेंगे तो आपको नींद प्रॉपरली आएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्से के लिए क्या टेक्निक्स है? गुस्से के लिए ये टेक्निक है, जब भी आपको गुस्सा आए आप उस जगह से 20 मिनट के लिए चले जाएं। आपको पता है कि किसी भी फीलिंग की मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है स्टेट की? 12 मिनट। 12 मिनट के बाद वो स्टेट इंसान की कम होना शुरू हो जाती है। जो भी अगर फॉर एग्जांपल गुस्से की फीलिंग्स हैं, एक्साइटमेंट की फीलिंग्स हैं, लव की फीलिंग्स हैं, अगर बंदे को कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही है तो ये सारी की जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है वो 12 मिनट है। 12 मिनट के बाद ये फीलिंग्स कम होना स्टार्ट हो जाती है और 20 मिनट के बाद ये ख़त्म हो जाती है। अगर आपको गुस्सा है और आपने किसी को मार दिया उस गुस्से के अंदर, आप 20 मिनट के बाद महसूस करेंगे कि आपको अपने ऊपर नदामत होना शुरू हो जाएगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। हमारा ज़मीर 20 मिनट बाद जाग जाता है, हमारा वो गुस्से की इंटेंसिटी, वो शिद्दत वो कम हो जाती है। कोशिश करें उस सिचुएशन को अवॉइड करें। जब भी आपको गुस्सा आता है वहाँ से चले जाएं। फिर सुन्नत तरीका भी इसमें है, खड़े हैं तो बैठ जाए, बैठे हैं तो लेट जाए, नहीं तो पानी पी लें, एक ये भी है। उसके अलावा जब भी आपको गुस्सा आए खामोश हो जाए, मुंह से अल्फाज ना निकालें। जब आप खामोश हो जाते हैं तब भी आपके गुस्से का लेवल कम हो जाता है। फिर अगर आपको गुस्सा आता है तो आपने क्या करना है? बेस्ट तरीकाकार ये है कि अपने आप को किसी दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लें। फॉर एग्जांपल आपको गुस्सा आता है ज़्यादा, आप बैडमिंटन खेलना स्टार्ट कर दें। आप कोई दूसरी एक्टिविटी, बॉक्सिंग वगैरह कोई आप अपने घर में वो पंच बॉक्स वाला रख लें, या एक बॉल ले लें रबड़ वाला, उसको प्रेस करना स्टार्ट कर दें। उसके ऊपर अपनी एनर्जी को वेस्ट करें। जब आप उसके अंदर अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे तो आपका गुस्सा चैनलाइज हो जाएगा। जब आपका गुस्सा चैनलाइज हो जाएगा तो कुछ देर के बाद आपको ओबियसली वो जो है, और आप 21 डेज तक ऐसा करेंगे तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे। आप जब हैबिचुअल हो जाएंगे तो आपको गुस्से में कोप करने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है। अब लास्ट चीज़ है स्ट्रेस। स्ट्रेस के साथ हम कोप कैसे कर सकते हैं? याद रखिएगा, लिख लें जो भी करना है। इसके लिए 4 A's का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 4 A's, व्हाट इज़ 4 A's? नंबर 1, फर्स्ट A, अवॉइड द सिचुएशन। जब भी आपको कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आता है, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, अगर घर के अंदर कोई ऐसा मामला हो गया, अवॉइड द स्ट्रेस। ए से फर्स्ट ए अवॉइड। 4 A's की बात कर रहा हूँ मैं, 4 A। ठीक है। नंबर 1 अवॉइड द स्ट्रेस। नंबर 2 अल्टरनेट द स्ट्रेस, उसका अल्टरनेट ढूंढ लें, कोई और एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दें। नंबर 3 एक्सेप्ट द स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल आपके वाला साहब हैं या किसी की वाइफ है, आप वाइफ को तो छोड़ नहीं सकते ना, ठीक है, या उसका कोई अल्टरनेट तो है नहीं, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लें कि ये मेरी वाइफ है और ये ऐसी ही है। मतलब कि अब इसने बदलना नहीं है। ये कुछ भी कह सकती है। हाँ? ये कुछ भी कह सकती है, ये है, ये ऐसी है। तो जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये है ये ऐसी, फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा। जब तक आप उसको चेंज करने की कोशिश में लगे रहेंगे ना, आपका गुस्सा कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आपने हमेशा हमेशा अगर उससे सेटिस्फाई रहना है तो उसको एक्सेप्ट कर लें कि ये ऐसी ही है, मैंने इसको साथ लेके चलना है। और वैसे भी आया ना कि औरत जो है वो टेढ़ी पसली से बनी है और उसको ऐसे ही लेके चलना है, ऐसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। बिल्कुल। ये देखिए ना कितनी अच्छी बात कि ये इस्लाम भी हमें ये सारी चीज़ें सिखाता है कि आप उसको उसके साथ लेके चलें। फिर लास्ट होता है अडॉप्ट द सिचुएशन। अब जब आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, आप उसको अडॉप्ट कर लें। अब ये नहीं है कि आप उसके साथ लड़ते रहें, झगड़ते रहें, ठीक है यार जैसी है वैसे आप लेके चलें। तो अब आपने कोप करना है, क्योंकि आपने अपने लेवल को, अपने माइंड की सेटिस्फेक्शन करनी है। वो किस तरीके से हो रही है डजंट मैटर। आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए। अगर आपका अडॉप्ट करके, एक्सेप्ट करके माइंड रिलैक्स हो रहा है तो फिर इसके लिए और क्या चाहिए? क्योंकि अगर आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा ना, आप कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी जो है वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ना आपसे नॉलेज याद होगा, ना आप प्रॉपरली टेस्ट दे सकेंगे,
ना आप जो है कोई इंटरव्यू क्लियर कर सकेंगे। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये आपके माइंड की रिलैक्सेशन की वजह से होती हैं। तो ये चीज़ें जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आप अडाप्ट कर लेंगे तो आपको जो है वो ज़िंदगी में आसानियाँ मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। और इसमें लास्ट में फिर आपके क्वेश्चन आंसर अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछें कि इसमें ये बात है कि नेकूकारों की सोहबत के बारे से बात कर दूँ। हमारी साइकोलॉजी भी यही कहती है कि हम लर्न करते हैं चीज़ों को थ्रू इन्वायरमेंट। हम लर्न करते हैं सोशल इंटरेक्शन से, लोगों से जब हम डीलिंग करते हैं, जब हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो हम लर्न करते हैं चीज़ों को, हम सीखते हैं। हम तो इसी तरह इस्लाम भी कहता है कि सोहबत असर रखती है। कुरान पाक का ये फैसला है कि सोहबत असर रखती है। इसलिए इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने सवाल किया कि ईमान जो है ये घटता और बढ़ता रहता है या ये एक ही जितना रहता है? तो आपने फरमाया कि ईमान एक ही जितना रहता है, ये कम या ज़्यादा नहीं होता, ईमान जितना है वो उतना ही रहता है। तो लोगों ने पूछा कि या कोई इस तरह उनसे सवाल हुआ कि अगर ये बढ़ता और घटता नहीं है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कभी हम बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाते हैं और कभी हम लोग जो है वो बिल्कुल ही नमाज नहीं पढ़ते और कभी बाहर घूम रहे होते हैं? तो आपने बड़ा प्यारा आंसर किया, फरमाया कि 14वीं रात का चाँद निकलता है ना, जब समुंदर के अंदर ना लहरें उठती हैं उसकी कशिश की वजह से। समुंदर के अंदर जब लहरें उठती हैं उसकी कशिश की वजह से, तो ऐसे लगता है कि पानी जो है ना वो ज़्यादा हो गया है, ऊपर को आता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि पानी कोई एक्स्ट्रा उसके अंदर है, पानी वही होता है, सिर्फ लहरें उठना स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो लहरें क्यों उठती हैं? वो सूरज की चाँद की कशिश की वजह से उठती हैं, 14वीं रात के चाँद की वजह से। इसी तरह जब हम किसी अल्लाह के वली की महफिल में बैठते हैं, नेकोकारों की महफिल में बैठते हैं, उसके ईमान की दौलत की वजह से, उसकी नेकियों की वजह से, उसके जब हम कुर्ब में बैठते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उसके कुर्ब के बैठने की वजह से, उसके दिल की ताकत की वजह से, उसके ईमान की रोशनी की वजह से हमारे अंदर जो ईमान है ना वो भी जोश मारता है, वो भी ऐसे जोश मारता है। जब जोश मारता है ना हमारा दिल करता है हम नमाज़ें पढ़ना स्टार्ट कर दें, हमारा दिल करता है हम नेक बन जाएं, बुराइयों से हमें नफरत मिलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हम उठ के बाहर जाते हैं वही रंग दुनिया का चढ़ जाता है। तो इट मीन के सोहबत असर होती है। जितना हो सके अल्लाह के नेक बंदों के साथ मस्जिद में वक्त गुजारें, दीन का इल्म सीखें। जब आप इन चीज़ों में लग जाएंगे ना फजूलियात से बच जाएंगे और आप नेकोकारों में शामिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इन फजूलियात में पड़े रहेंगे, लोगों के साथ बाहर ही रहेंगे और नेकोकारों की सोहबत एख्तियार नहीं करेंगे तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको इस्तकामत मिले। इस्तकामत का एक सबसे बड़ा ज़रिया ये है कि आप नेकोकारों की सोहबत एख्तियार करें, उनके पास रहें, उनसे जो है वो सीखें। और साइकोलॉजी भी यही कहती है कि हर इंसान का एक ऑरा होता है, हर इंसान की बॉडी से रेस निकलती हैं जो अगले बंदे के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। इसको बोलते हैं ऑरा साइंटिफिक लैंग्वेज में, ठीक है। इस ऑरे की वजह से दूसरा इंसान जो है वो इफेक्ट होता है। तो ये इस्लाम भी यही कहता है कि सोहबत असर रखता है।